Hello student, welcome to Chemistry Planets. Myself Dr. Satyam Mishra. Today we are going to discuss on the topic chemical bonding and molecular structure. It is a very important chapter in the view of medical entrance exam and JEE entrance exam. In this chapter we will discuss about ionic bond, covalent bond, coordinate bond and hydrogen bonding. Apart from this bond, we will also discuss about banana bonding, back bonding and van der Waal bond. अगर देखा जाए इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको आयोनिक बॉन्ड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, देन कोवैलेंट, देन वैन डर वाल और लास्ट में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चंस आयोनिक बॉन्ड से श्योरली आता है. इस केमिकल बॉन्डिंग में नियर अबाउट 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 3 मान लो आप, मिनिमम 3 क्वेश्चन मेडिकल में और इतना ही 2-3 क्वेश्चन जेई में भी आ रहा है. ऐसे आप देखोगे तो 2007 में AIEEE इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ से 7 क्वेश्चन आए हुए थे. किसी साल मेडिकल में यहाँ पे 4, 5, 6 क्वेश्चन भी आए हैं. किसी साल क्या, मतलब बहुत साल हुआ है ऐसा. मैं आपको 3 क्वेश्चन एश्योर्ड करता हूँ, मिनिमम 3 क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व करेंगे. उन सब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर. ठीक है. अब जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और किसके किसके बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या नेचर होगा. मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, आप ध्यान रख से सुने. अगर बॉन्ड बना हुआ है आपके मेटल और मेटल के बीच में तो मेटालिक बॉन्ड होगा. अगर बॉन्ड बना है मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में तो आयोनिक बॉन्ड होगा. अगर बॉन्ड बना है आपको 2 नॉन मेटल के बीच में तो वह कोवैलेंट बॉन्ड होगा. यह बॉन्डिंग की कुछ कंडीशंस होती है. इनके अलावा थोड़ा सा बॉन्डिंग की बात करते हैं अपन. टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में 2 टाइप का बॉन्ड देखने को मिलता है. इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो कि बिटवीन द एटम्स होंगे और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होंगे. इन दोनों के बीच में इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होता है वह सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है. और इंटर एटॉमिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है आयोनिक बॉन्ड, जिसको अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है इसका कोवैलेंट बॉन्ड. तीसरा एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फोर्थ वन इज मेटालिक बॉन्ड. तो इंटर एटॉमिक में 4 बॉन्ड, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक. और ऐसे ही इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड में जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास बॉन्ड एनर्जी कम होता है एज कंपेयर टू इंटर एटॉमिक बॉन्ड, उसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यह 2 उनके एग्जाम्पल है. अब देखो, इसके अलावा कुछ अलग टाइप के बॉन्डिंग भी होते हैं. कुछ अलग टाइप के बॉन्डिंग भी होते हैं. जो अलग टाइप के बॉन्डिंग्स हैं उसके अंदर आता है आपको डाइमर ऑफ AlCl3 और बॉन्डिंग इन Al2Cl6. इसके अलावा यहाँ पे आता है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग. ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग आपके लिए कुछ नया नाम होगा. उसके अलावा यहाँ आता है बनाना बॉन्डिंग जो पाया जाता है डाइबोरेन B2H6 के अंदर यह पाया जाता है, जिसको अपन 3C2E बॉन्ड भी बोलते हैं. आपके सामने बनाना बॉन्डिंग दिख रहा है. इसके अलावा यहाँ पे आता है बैक बॉन्डिंग. तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है जो अदर देन आपको आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है. तो अभी हमने थोड़ा सा यह देखा कि किस किस टाइप के बॉन्ड होते हैं और हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है. अब पहले बॉन्डिंग पे आते हैं अपन, जो है हमारा आयोनिक बॉन्ड. अब आयोनिक बॉन्ड है तो इसके लिए मैं अभी रिपीट किया था कि यह जब भी बनेगा तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा. इस आयोनिक बॉन्ड को बनने के लिए एक कंडीशन बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है. यह आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है, एक के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए. आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आयोनिक बॉन्ड में इसमें मेटल और नॉन मेटल है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल की कम होगी. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ठीक है, या ऐसे बोलूँ कि किसी का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा इजीली. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वह होता है मेटल और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है वह होता है हमारा
नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मेटल मस्ट हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, यह उसके मतलब कंडीशंस होते हैं। बताया जाता है एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ अनदर एटम। इन दिस वे both the atoms acquire the stable electronic configuration of the noble gases. The atom losing electron becomes a positive ion and atom which gain electron becomes the negative ion। और यहाँ पॉजिटिव आयन कैरी करने वाला मेटल होता है, नेगेटिव कैरी करने वाला आपका नॉन मेटल होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, हमारे पास NaCl एक कंपाउंड है। NaCl के बीच में जो बॉन्ड बना है Na मेटल है और Cl नॉन मेटल है। इनके बीच का बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है। और आप चेक कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे आपको सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नियर अबाउट 0.9 के आसपास होता है, ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ओके, अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है और सोडियम का कम है। तो NaCl कंपाउंड जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड बना है, यह आयोनिक बॉन्ड के आप कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इस आयोनिक बॉन्ड में अपने को जानना क्या है, फेजेंस रूल, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड को ऐसा बताया जाता है कि आयोनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में होगा उसको अपन आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और आयोनिक कंपाउंड के पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और स्टेबल होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है क्योंकि और टाइट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। और उस आयोनिक बॉन्ड के अंदर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड जो है वह मतलब आयंस जनरेट करे, कंप्लीटली आयंस बने, प्लस माइनस कैटायन एनायन कंप्लीटली लिबरेट करे वहाँ से। लेकिन होता क्या है, कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, और कंप्लीटली आयोनाइज जब नहीं होते हैं तो उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। कोवेलेंट कैरेक्टर कहने का मतलब है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ना डोनेट होगा और ना ही एक्सेप्ट होगा, वह पोलराइज करने की कोशिश करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने साइड खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को अपन बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। और एक तरीका से देखा जाए ब्रॉड लेवल पे तो आयोनिक कंपाउंड का यह प्रॉपर्टी नहीं है। आयोनिक कंपाउंड में एक प्रॉब्लम है कि आयोनिक कंपाउंड अपना आयोनिक नेचर ना शो करते हुए वह कोवेलेंट नेचर शो कर रहा है, और वह कोवेलेंट नेचर जो शो कर रहा है यही हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इन सब बातों को समझने के लिए कि एक आयोनिक कंपाउंड आयोनिक नेचर शो ना करके पोलराइजेशन नेचर मतलब कोवेलेंट नेचर शो करता है, इनको समझने के लिए अपन को फेजेंस रूल की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे इस फेजेंस रूल के हेल्प से दो टाइप के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। एक है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी और दूसरा है हमारा आपको पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। फेजेंस रूल मतलब अप्लीकेबल फॉर टू फाइंड द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक कंपाउंड। किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर मालूम करना है तो अपने को फेजेंस रूल को समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बताते हैं यहाँ पे, समझो। व्हेन पॉजिटिवली चार्ज आयन अप्रोच ईच अदर there is not only the attraction between the positively charged cation and the negatively charged anion but also simultaneously repulsion between their nuclei. Thus there is distortion or deformation or polarization of anion. The electronic charge of anion does not remain spherical but get distorted। मतलब जब कोई चार्ज साथ में आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबके सब अट्रैक्शन ही करें, उनके न्यूक्लियस के बीच में कुछ रिपल्सन भी हो सकता है। उस रिपल्सन के कारण उसका स्फेरिकल शेप जो कंप्लीट चार्ज कैरी करने वाला था स्फेरिकल वे में, ऐसा ना हो कि किसी एक साइड खिंच जाएगा, और ऐसे खिंचने के कारण वहाँ पे पोलराइजेशन का चांसेस बढ़ता है। आपके सामने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बना हुआ, दो डायग्राम बना है। पहले में नो पोलराइजेशन, कोई पोलराइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कैटायन एनायन बोथ आर वेरी क्लोज्ड, और दूसरे वाले में पोलराइजेशन हो रहा है। अब इन चीज़ों को एक लाइन में अपन कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है तो वैसे केस में हमारा पोलराइजेशन इजीली होता है, क्योंकि कैटायन छोटा होने के कारण उसका न्यूक्लियर से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस कम होगा, और एनायन बड़ा होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है
और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस आपके आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनायन में ज़्यादा होंगे डिस्टेंस, तो कैटायन अपने साइड खींचेगा। अब पोलराइजिंग पावर जो है और पोलराइजेबिलिटी, एक कैटायन का एक ऐसा टेंडेंसी जिससे कि वह एनायन को अपन साइड खींचे, उसको अपन पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज्ड एन एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज ए पोलराइजिंग, ठीक है, पावर बोलेंगे। और पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं एनायन के लिए, एनायन का टेंडेंसी कि कैटायन की तरफ खींचा चला जाए, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। और पूरे कहानी को बोलेंगे पोलराइजेशन। तो 3 हुआ, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर कैटायन का होगा, पोलराइजेबिलिटी एनायन का होगा और पोलराइजेशन फिनोमिना होंगे। मतलब एक कैटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला, हाई चार्ज ऑन कैटायन। हाई चार्ज होगा मतलब जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना छोटा साइज होगा, और जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा, आयोनिक साइज होगा, उतना ज़्यादा वह अट्रैक्शन फील करेगा। तीसरा, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। थर्ड, सीडो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कैटायन, स्टेबल फॉर्म में भी शो करने की कोशिश करेगा। वैसे ही एक एनायन के लिए कि एनायन इजीली पोलराइज्ड हो जाए, अच्छे तरीके से पोलराइज्ड हो, क्या चाहिए? पहला, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज इंक्रीजिंग विथ फर्स्ट वन, हाई चार्ज ऑन एनायन। एनायन के ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा मतलब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल इन देयर आउटर मोस्ट सेल, और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो साइज भी बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का कंट्रोल आउटर मोस्ट सेल पे कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में बाहर वाला कैटायन उसको अप्रोच करेगा और अपने साइड खींच लेगा। फिर से बोल देता हूँ, एनायन का साइज बड़ा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो साइज क्या है, बड़ा है, और एनायन साइज अगर बड़ा है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल आउटर मोस्ट सेल पे उतना नहीं होगा जितना कि पहले होना चाहिए। और ऐसे केस में छोटा वाला कैटायन जिस साइड से लगेगा अपने साइड उसको पोलराइज करा लेगा। तो पहला था हाई चार्ज ऑन एनायन, दूसरा है लार्ज साइज ऑफ एनायन, ठीक है। अब बताया जाता है दिस पोलराइजेशन ऑफ एन ion, this polarization of ion results in a electric charge concentration between the two nuclei resulting in a covalent bond with a large degree of charge separation. I repeat, this polarization of ion results in electric charge concentration between the two nuclei resulting in a covalent bond with a large degree of charge separation. द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छा कैसे होगा, इन सब बातों के लिए कुछ फैक्टर काम करता है। पहला, कैटायन ज़बरदस्त होना चाहिए कि अपने साइड खींच ले जाए, मतलब कैटायन का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा, एनायन में पोलराइजेबिलिटी होना चाहिए कि सामने वाला खींचे तो थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्स करे, कैटायन खींच रहा है तो एनायन थोड़ा सा रिस्पॉन्स करे, उसका साइड खींचा चला जाए, ठीक है। देखिए, तो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, दूसरा टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज, और कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर, एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी, 2 फैक्टर होगा तो अच्छे से आपको पोलराइजेशन होगा। और जितना अच्छा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम आयोनिक कैरेक्टर। इन सब बातों को अपन ऐसे भी बोले कि पोलराइजेशन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इन सब बात को अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक के तौर पे कि एक कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, जितना आयनिक कैरेक्टर है उसमें से माइनस कर दोगे 100 में से तो बच जाएगा कोवैलेंट कैरेक्टर। इन फार्मूला को मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसके 2 मतलब अप्रोच है और दोनों अप्रोच ध्यान से आप सुनना। एक बताऊंगा उसको याद रखना है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा या हमारे काम का है क्योंकि वो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो आते हैं उस फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा। तो 2 तरीका है। पहला जो है थोड़ा ओल्ड स्टाइल है, इसको समझ लो, पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत सारे बुक में मिलेंगे और बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल यही चल रहा है, इससे भी एडवांस टेक्निक आ गया है जिसको हम यूज करेंगे और एक्यूरेट डेटा निकाल के आएंगे। आपके सामने 2 चीज़ दिख रहा है। पहला यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अगर 0 है, कितना है 0, तो वह प्योर कोवैलेंट होगा। क्या होगा? वह प्योर कोवैलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो है आपका 0.1 से 0.8 है, 0.1 से 0.8 है,
तो वह कोवेलेंट हुआ। क्या होगा? कोवेलेंट। तो समझो, प्योर कोवेलेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, जैसे H2NH2, Cl2NCl2, F2NF2, O2NO2, इसमें सब एक जैसे हैं, होमो एटम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब तीसरा है कि अगर 0.9 से लेकर 1.6 तक है तो वह पोलर कोवेलेंट है। क्या होगा? वह पोलर कोवेलेंट। ओके, अगर 1.7 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट। 50% आयनिक होगा, 50% कोवेलेंट होगा। अगर 0.8 और उससे ज़्यादा है तो वह आयनिक होगा। यह जो बात है, जो पैटर्न है, कॉन्सेप्ट है, यह गलत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं है। समझे ना? 2-3 एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, एक जगह सही होगा, एक जगह गड़बड़ हो जाएगा। और इसी बात को मैं बोल रहा था। देखो, मेटल प्लस नॉन मेटल क्या मिलता है? आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल एंड नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल एंड मेटल मेटालिक बॉन्ड, सबको मालूम ही है। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में HCl है, जहाँ पे H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और Cl की 3.0 है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है। तो यह कैसा हो गया? पोलर कोवेलेंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि 0.9 से 1.6 तक हो तो क्या होगा? पोलर कोवेलेंट, है ना? तो यहाँ पे HCl में कितना निकल के आया? देखो 0.9 क्या हो गया? पोलर कोवेलेंट। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं जहाँ गड़बड़ हो जाएगा मामला। यह है HF। H का 2.1 है और F का 4.0 है। डिफरेंस 1.9 है। कितना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों के बीच में 1.9 है। अब यह क्या हो गया? पोलर कोवेलेंट। कैसा हुआ है? पोलर कोवेलेंट। अब बोलोगे कि सर 1.9 इज मोर देन 1.8, तो यह आयोनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयोनिक। बट ऐसा नहीं होता। मैं इसीलिए बोल रहा था कि यह कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ये है कि इसके पास बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इसीलिए इसको मैं बोल रहा था कि इसको छोड़ के थोड़ा सा दूसरे चीज़ पे आते हैं जिसको अपने को याद रखना है, और वह है अपने पास एक फॉर्मूला है टू फाइंड द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। और यहाँ पे मैं उसी एग्जाम्पल की बात करूँगा HF का, जो फेल हुआ था ऊपर जाके। तो फॉर्मूला ध्यान से सुनो और लिख लेना है इसको। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्क्वायर। आई रिपीट, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्क्वायर। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं HF का। HF के पास आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 43% आएगा। कितना आएगा? 43%। अब बताओ 43% है तो लेस देन 50% है, और लेस देन 50% होगा तो इसमें लेस देन 50% होने के कारण आयनिक कैरेक्टर मतलब कम होगा, तो ऐसे बॉन्ड को अपन आयोनिक नहीं बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे 50% आयोनिक, 50% कोवेलेंट भी नहीं है। कोवेलेंट नेचर यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, आयोनिक कम है। कितना आयोनिक निकल के आया? 43% के आसपास, 43.04 के आसपास होता है, तो 43% के आसपास आया। तो ये 43% लेस देन 50% है, इसीलिए इसको अपन बोलेंगे पोलर कोवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको? पोलर कोवेलेंट। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको याद है तो सही है, आप इस फार्मूला के साथ जाओ, इस फार्मूला के साथ जाओ, ठीक है? यह फार्मूला याद रखो, इसको जहाँ भी अप्लाई करोगे यह एक्यूरेट रिजल्ट देगा और सही रिजल्ट देगा, ठीक है? इसमें कुछ चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यह सही है, ठीक है? चलिए, यहाँ तक अपन आए ही हैं, थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं, ठीक है? बताया जाता है इसमें कि आयनिक कंपाउंड जो भी होंगे, ठीक है, वह उसके पास क्या बोलते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, स्ट्रेंथ होगा, और वहाँ पे लो बनने के लिए आपको लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे और हाई आपको आईफी वैल्यू होते हैं। तो हम लोग आयनिक कंपाउंड दिख ही रहे हैं, आयनिक को कम्प्लीटली फिनिश कर देते हैं फैजन्स के एप्लीकेशन के साथ ही। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड में लैटिस होता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड पर डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है? यह आयनिक बॉन्ड जो है नॉन डायरेक्शनल होता है, इसीलिए कभी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। जैसे कि आप बोलते हो ना कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें डायरेक्शन होता है, ओवरलैपिंग होती है, लेकिन ऐसा कोई बात आयनिक में नहीं होता।
और नहीं होने के कारण इसके अंदर स्टीरियो आइसोमरिज्म अप्लाई नहीं होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है, जब पढ़ेंगे आइसोमरिज्म तो बताऊँगा, ठीक है। फिर बताया जाता है कि आयनिक सॉलिड में फ्री आयंस एब्सेंस होने के कारण सॉलिड स्टेट में यह बैड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उसका एक्वस फॉर्म और मोल्टेन फॉर्म गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वह आयन प्रोड्यूस करेंगे सॉल्यूशन में, और उसी आयन से वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, और ऐसे केमिकल रिएक्शन को अपन आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। और आयनिक रिएक्शन नेचर में बहुत ही फास्ट होते हैं, जैसे KCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस रिएक्ट टू गिव AgCl प्रेसिपिटेट प्लस KNO3 एक्वस, ठीक है। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सोलुबलाइज होंगे, जैसे वाटर हो गया। और ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू ज़्यादा है उसके पास बहुत अच्छे तरीके से सोलुबलाइज होते हैं, मतलब उनके पास सोलुबिलिटी ज़्यादा होगा, ओके। अब देखो आयनिक कंपाउंड की सोलुबिलिटी के लिए एक चीज़ और ध्यान में रखना होता है थोड़ा सा। आयनिक कंपाउंड को सोलुबलाइज होने के लिए या डिजॉल्व होने के लिए ऐसे सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसके पास सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा हो उसके लैटिस एनर्जी से, मतलब सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लैटिस एनर्जी। अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं है या फिर बराबर नहीं है लैटिस एनर्जी से, तो वह आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होगा, सोलुबलाइज नहीं होगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मतलब फॉर सोलुबिलिटी सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को अपन म्यू से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म एक प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से शो किया जाता है, और इसके थ्रू आपको सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, मतलब सेम टाइप के फॉर्मूला होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होंगे, उसको अपन आइसोमॉर्फ बोलते हैं। जैसे कि K2SO4 एंड K2Cr2O4, इसका फॉर्मूला एक टाइप का है, जैसे कि ZnSO4.7H2O एंड MgSO4.7H2O, ठीक है। इन सबको अपन इसी के अंदर रखते हैं। क्या अपन पढ़ते हैं, अपन आयनिक पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, अब थोड़ा सा बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। तो आयनिक कंपाउंड को सोलुबलाइज होने के लिए अल्कली मेटल के अलग कॉन्सेप्ट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए, ऐसे कंपाउंड के लिए सोलुबलाइज होने के लिए आपको हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूँ तो Be2+ का ज़्यादा होता है और Ba2+ का कम होता है। आपके सामने ऑर्डर दिख रहा है डिस्प्ले पे, ध्यान से देखो, इस ऑर्डर आपको याद रखना है। Be2+ इज मोर देन Mg2+, मोर फिर Ca2+, मोर देन Sr2+, मोर देन Ba2+। अगर कंपाउंड Be2+ का है, कंपाउंड कैसा है, उसके अंदर CO32-, SO42-, NO3-, Cl-, Br- और I-, इस टाइप के कंपाउंड हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको ऑर्डर यह है, ऐसे चलना होता है। जैसे कि इन बिटवीन BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO, BaCO3, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका होगा, BeCO3 का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी फैक्टर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हमारे पास ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड है, तो कंपाउंड जिसका लैटिस एनर्जी कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगा। तो जो ऑर्डर चलता है आपको हाइड्रेशन एनर्जी का, उसके उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा आपका लैटिस एनर्जी। तो जो ऑक्साइड बनेंगे BeO का लेस सोल्यूबल होगा एज कम्पेयर टू BaO, समझे। तो BeO इज लेस देन MgO, लेस देन CaO, लेस देन SrO, लेस देन BaO। अब इन सब के अलावा जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के फ्लोराइड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अमॉन्ग फ्लोराइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल MgF2 हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग थी, आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आप आराम से पढ़ लो इसको। A given ionic compound is more soluble in water if its hydration energy is greater and lattice energy is lower, or He hydration energy minus mu is higher। सामने ऑर्डर भी है। थोड़ा सा वेदर ख़राब है हमारे यहाँ, आंधी पानी चल रहा है, इसीलिए आवाज़ बीच बीच में ऐसा हो जा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर बोल सकूँ और आपको सुनाई भी दे। देखो फिर शुरू हो गया बीच में, ठीक है। तो यह आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें से। अब आते हैं अल्कली मेटल्स के ऊपर, ठीक है। NO3-, Br- और Cl- ऐसे कंपाउंड है तो जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उसका ज़्यादा होगा। और ऑर्डर क्या होता है, Li+ इज मोर देन Na+, मोर देन K+, मोर देन Rb+, मोर देन CS+। इसीलिए LiNO3 इज मोर देन NaNO3, मोर देन KNO3, मोर देन RbNO3, मोर देन CsNO3। यह जो ऑर्डर है ना, जो सामने आपको दिख रहा है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आने वाले टाइम के लिए भी सेम ऑर्डर है।
2019 का नीट का क्वेश्चन उठा के देखो, 2020 का जेईई मेंस उठा के देखो, क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। इन चीज़ को थोड़ा मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों को बाउंस कर जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन हेल्प सॉल्व करने में डायरेक्टली यहाँ से मिलेगा, हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड टाइप का कंपाउंड है तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको जिसका लैटिस एनर्जी कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे इस वीडियो को देख रहे हो तो जब देखना तो हाई रिजोल्यूशन कर देना, थोड़ा सा 480 टाइप के रिजोल्यूशन में देखना, क्लियर थोड़ा दिखेगा 360 पे। ठीक है, तो जितने भी अल्कली मेटल क्लोराइड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा LiCl की सॉल्युबिलिटी होती है। यह क्वेश्चन है भाई, यह क्वेश्चन है LiCl प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, एम्स, इन सब में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसका पाया जाता है। तो LiCl सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी LiCl की होती है। ठीक है, चलिए अब सॉल्युबिलिटी का एक और तरीका होता है, KSP वैल्यू ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी कम होगा। KSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेसिपिटेशन पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब थोड़ा सा एक और देखते हैं, यहाँ पे पोलराइजेशन अपन देख लिए थे, पोलैरिटी भी देख लिए थे, पोलराइजिंग पावर भी देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं फेजन्स रूल के बारे में थोड़ा सा। आयनिक पोटेंशियल फेजन्स रूल, जब एनायन सिमिलर हो और कैटायन डिफरेंट हो तब फेजन्स रूल के एप्लीकेशन काम आते हैं। पहला आयनिक पोटेंशियल मतलब फाई इक्वल टू चार्ज ऑफ कैटायन बाई साइज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन बाई साइज ऑफ कैटायन को अपन आयनिक पोटेंशियल या फाई बोलते हैं। पूरी कहानी अब फाई के टर्म में होने वाला है। फाई मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। आप जब ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और फाई की वैल्यू भी बढ़ती है। ग्रुप में फिर नहीं गलत बोल दिया मैं, पीरियड में जब पीरियड में लेफ़्ट राइट जाते हो तो फाई की वैल्यू बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। ठीक है, और ग्रुप में जब नीचे आते हो आप तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है क्योंकि फाई की वैल्यू कम हो रही है। सीधे सीधे बोले तो फाई की वैल्यू बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, फाई की वैल्यू कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। जब पीरियड में ऐसे जाएंगे ये ग्रुप में नीचे आते हैं तो। ठीक है, चलिए एक बॉन्ड बिहेवियर क्या है, एक टाइप का पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है। मैं बोलता हूँ एज द फाई इंक्रीजेज मतलब पोलराइजिंग पावर, एज द फाई इंक्रीजेज चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इंक्रीजेज। जितना ज़्यादा फाई की वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने का चांस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये ऑर्डर है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने का सबसे ज़्यादा एबिलिटी होता है Li के पास। हमने देखा भी था इस ब्लॉक एलिमेंट्स में लिथियम ज़बरदस्त कंपाउंड बना रहा था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। Li के पास ज़्यादा होगा Na से, Na के ज़्यादा होगा K से, K का ज़्यादा होगा Rb से, Rb ज़्यादा होगा Cs से, सब में प्लस ऐड कर लेना। वैसे ही B2+ है मोर एबिलिटी देन Mg2+, मोर देन Ca2+, मोर देन Si2+, मोर देन Ba2+। तो ये आयनिक कंपाउंड बनाने का एबिलिटी है। दूसरी बात, एज द फाई इंक्रीजेज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटालिक कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज। मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यह क्वेश्चन है, यह इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी किसका किसका आपको कम होने वाला है, सल्फेट, नाइट्रेट, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एज द फाई इंक्रीजेज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटालिक कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज। और ग्रुप में नीचे जाने के बाद फाई की वैल्यू कम होती है, इसीलिए इन सब कंपाउंड का नीचे जाने के बाद स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और ऐसे कंपाउंड का एक पार्टिकुलर पीरियड में थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा क्योंकि पीरियड में फाई की वैल्यू आपको बढ़ती है। एक एग्जाम्पल लिया गया है मेटालिक कार्बोनेट का, MCO3 टाइप का कार्बोनेट है, हीट किया हमें बनाया MO, साथ में CO2 गैस, जैसे CaCO3 अपॉन हीटिंग गिव CaO प्लस O2 गैस। लेकिन अगर LiCO3 लेंगे तो बनेगा Li2O प्लस CO2। ध्यान रहे, उसके अलावा खासकर एक्सेप्शन है कार्बोनेट ऑफ Na, K, Rb और Cs। अल्कली मेटल में लिथियम के अलावा और कोई भी लिबरेट होने के बाद ऑक्साइड जो बनाते हैं वह नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, या ऐसे बोलूं कि थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद अल्कली मेटल के कंपाउंड अगर ऑक्साइड बना रहे हैं तो लिथियम को छोड़ के किसी का कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा क्योंकि लिथियम ही केवल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड बनाता है और बाकी सब के सब
रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, लिथियम केवल ऑक्साइड बनाता है, इसीलिए लिथियम बना रहा है। सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये लोग बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, इसीलिए हर जगह एक्सेप्शन में आपको दिखेगा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी में एक और एग्जांपल दिखाया जाता है। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी सामने दिख रहा है, देखो मेटालिक सल्फेट है यहाँ पे, डिकम्पोज किया अपन, क्या बन गया MO+SO3। यहाँ एग्जांपल देखो, सल्फेट ऑफ क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन है सल्फेट ऑफ NaKRbNCS। एक और एग्जांपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं ना तो ब्राउन कलर का, ठीक है, Fe2O3 का प्रेसिपिटेट दे देता है, ये थोड़ा सा अलग हटके है। स्टेबिलिटी ऑर्डर मेटालिक नाइट्रेट देखो डिकम्पोज होकर दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे हर जगह ऑक्साइड मिल रहा है, हर जगह ऑक्साइड मिल रहा है कि नहीं। तो इसीलिए बोला मैं ऑक्साइड केवल एंड केवल लिथियम का ही ऑक्साइड जो है ना, लिथियम का केवल ऑक्साइड बनता है, बाकी सबका सोडियम का पर ऑक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का सुपर ऑक्साइड बनता है, इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। कार्बोनेट देखो, कार्बोनेट एंड सल्फेट आर नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नाइट्रेट्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैंस अपॉन हीटिंग मेटल नाइट्रेट इवॉल्व O2 गैस। और जो O2 गैस देगा आपको मेटल नाइट्रेट, इसी O2 गैस को अपन यूज करते हुए इसे ऑक्सीजन के तौर पे अपन यूज कर सकते हैं। मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, देखो सब जगह MO टाइप बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे बन रहा है ना, इसीलिए MO Li2O बनता है, बाकी Na2O2 बनता है। सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे अल्कली मेटल में लिथियम का ही नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, इसीलिए हर जगह ऑर्डर में थर्मल डिकम्पोजिशन में लिथियम ही डिकम्पोज होगा, बाकी और कोई डिकम्पोज नहीं होंगे, अदर अल्कली मेटल डिकम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि उनके डिकम्पोज होने के बाद स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, समझे। तो एक्सेप्शन बन जाएगा। अब मेटालिक ऑक्साइड है थर्मली मोस्ट स्टेबल, ये हिलता ही नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा। तुम देख ही रहे हो हर जगह डिकम्पोज हो गया, खुद ऑक्साइड बना रहा है। और फिर ऑक्साइड क्यों डिकम्पोज होगा, मेटालिक ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, ठीक है। चलिए ये सब बात है इससे रिलेटेड, थर्मल थोड़ा बात हुआ। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दें, एज द फाई इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटालिक हाइड्राइड डिक्रीजेज। फाई वैल्यू बढ़ता है, मेटालिक आपको हाईलाइट जितने होते हैं मेटालिक हाईलाइट, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और नीचे जाने के बाद ग्रुप में फाई की वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो इस हिसाब से मेटालिक हाइड्राइड का डाउन इन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब इसके कुछ है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख भी सकते हो पढ़ के, आपको फेजन्स रूल, उससे रिलेटेड सारी बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इन सब चीज़ों को हमने आयनिक बॉन्ड आज कवर किए, और आज के लिए केवल आयनिक बॉन्ड ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ने वाले, और सब पढ़ेंगे तो फिर और कन्फ्यूजन होगा। अगले क्लास में यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कोवेलेंट, और एक क्लास और लूँगा तो अदर